नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। दोस्तों, आज की वीडियो होने जा रही है डार्विन की थ्योरी ऑफ डिवोल्यूशन पर और थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट डिज़ाइन। ओवरऑल कहा जाए तो इवोल्यूशन को चैलेंज करने वाले फैक्टर्स और क्रिएशन को सिद्ध करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, उन्हीं पर आज चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। और अर्पित जी ने फिर से एक वीडियो ला दिया। हमारे पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब इनके वीडियो में नहीं मिला और हमें यही आशा थी। कुछ गूगल से ब्लॉग वगैरह देख करके ये आ जाते हैं और वीडियो में बकवास करते रहते हैं। सवाल करो तो जवाब देना नहीं है, टॉपिक चेंज कर देते हैं। डार्विन का क्या था कि उसके समय में जेनेटिक खोज नहीं हुई थी, लेकिन आज हमें ये पता है कि डीएनए के अंदर बहुत सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है। तो डार्विन के समय में जो फिंचेस का उसने एग्जाम्पल देखा कि उसके अंदर वेरिएशंस आ रही है, तो हमें देखने को मिलता है कि जो जीनोम की इन्फॉर्मेशन है वो ब्रोकन होने के कारण ये वेरिएशंस आई है। तो ये डिवोल्यूशन का प्रमाण है, न कि इवोल्यूशन का। डार्विन ने तो मनमाना कह दिया कि सारे के सारे जितने जीव है सबके सब एक दूसरे से इवॉल्व होकर बन गए हैं, परंतु इवॉल्व होने का एक भी प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है जेनेटिक्स से। डार्विन की थ्योरी बिल्कुल ये सिद्ध नहीं करती है कि न्यू इन्फॉर्मेशन जीन्स में आ सकती है कहीं से। तो ये विकासवाद नहीं है, सब उसने इमेजिनरी एक थ्योरी बनाई थी, उसी पर आज तक चल रहे हैं। जो चीज़ मिल ही नहीं रही है तो ये लोग कह दे रहे हैं कि ऐसी कोई स्पीशीज रही होगी इसके बीच का कॉमन एंसेस्टर, लेकिन जो चीज़ थी ही नहीं उसको हम माने कैसे कि वो एग्जिस्ट करती थी? क्या प्रमाण है? बस इवोल्यूशन पे एक ही तर्क दे रहे हैं, शायद हुआ होगा। That could have been happened, that could have been happened, शायद हुआ होगा। यही सारे के सारे इवोल्यूशनिस्ट का तर्क है। लेकिन वहाँ पर तो अभाव है, अभाव से तो एग्जिस्ट का कोई प्रमाण निकल के नहीं आता है ना। इसी कारण से मैं साइंस में इवोल्यूशन को जगह नहीं देता और विश्वास करने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कैसे मान ले कि हुआ है तो हुआ है? अरे कंप्लीट डीएनए जीनोम एक सीक्वेंस या ऑर्डर में बंधे हुए हैं। ये कोई नेचुरली या रैंडमली नहीं बन सकता। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, परंतु होगी भी तो वो इसे इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं क्रिएट करेगी। इनके थ्योरीज में बहुत खामियां हैं। न्यूरो साइंस इसको नहीं मानता। कॉन्शियसनेस पर इन लोगों की बहुत गलत अवधारणाएं हैं। जब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे हैं तो इवोल्यूशन को क्यों माने? वाह! अगर अपने आप सारी सिस्टम अस्तित्व में आ गई तो फिर वही प्रोबेबिलिटी से ये नष्ट भी तो हो सकती है। कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसी बनती है कि जो अनसक्सेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, खाली सक्सेसिव होते जा रहा है। ब्रीडिंग इन डॉग्स को अगर देखेंगे तो उसके अंदर भी जीन्स के अंदर ब्रेकिंग जीन्स के कारण उसके अंदर वेराइटीज़ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर लॉन्ग लेग्स वाले अगर कोई डॉग होगा, उसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन को अगर ब्रेक करेंगे वहाँ पे जीन्स के अंदर तो वो शॉर्ट हो जाएगा। ऐसा ही केस डॉग से बुल डॉग बनने में भी हुआ है। ये सब चीज़ का जेनेटिक रिपोर्ट्स है, इसमें कहीं भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड हुई है और न ही इसमें कोई विकासवाद सिद्ध होता है। ये तो डिवोल्यूशन का प्रमाण है। डार्विन की थ्योरी से जीव कैसे लुप्त हो सकता है, प्रजाति किस प्रकार लुप्त हो सकती है, ये सिद्ध होता है, न कि कोई प्रजाति दूसरे चीज़ में फॉर्म हो जाए, फैमिली से फैमिली में चेंज हो जाए। और जो लोग ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रमाण दे रहे हैं, आर्टिफिशियल डिज़ाइनिंग का जो प्रमाण दे रहे हैं, उसमें भी निमित्त कारण तो चेतन को ले रहे हैं। ये तो नेचुरली है ही नहीं, जड़ चीज़ ने तो किया नहीं है डिज़ाइनिंग। जो हो रहा है वो तो एक चेतन तत्व कर रहा है। ये तो हमारे पक्ष की बात आ रही है कि अगर आप चेतन तत्व को मान लो तो ये डिज़ाइनिंग और भी आसान है, बहुत आसान है। और यदि मान लेते हो उसके लिए ये संभव है तो पता नहीं क्या क्या वो संभव कर सकता है अनेक तरह से। हम पूछना चाहते हैं, अर्पित ने डॉग का एग्जाम्पल दिया तो वो चेंज होकर के कोई दूसरी स्पीशीज़ थोड़ी ना बना, वो रहा तो डॉग ही ना, और डॉग में ही अपनी ब्रीडिंग हो रहा है, उसी से उसका इंटरमीडिएट मिल के चेंजेस आ रहे हैं। इसको कभी हमने अस्वीकार नहीं किया, परंतु हम ये कह रहे हैं कि ये कोई इवोल्यूशन का प्रमाण नहीं है। आपने डॉग से डॉग को बनाया, ये तो सदा से देखते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? आप कोई ऐसा उदाहरण लाओ ना जिससे एक फैमिली से दूसरी फैमिली में कोई इवॉल्व हो रहा हो। वो चीज़ मत लाइए जो सामान्य तौर पर लोक में देखा जा रहा है। अब आप ही सोचिए दर्शकों, मान लेते हैं दो डॉग्स की ब्रीड्स है, एक डॉबरमैन दूसरा जर्मन शेफर्ड। उन दोनों को अगर आप ब्रीड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कोई इंटरमीडिएट ही तो मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पूंछ लुप्त हो जाएगा
क्यों? क्योंकि जो डॉबरमैन है उसकी पूंछ में भी जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उसको अभी लुप्त नहीं किया गया है, और उसे करना भी बहुत आसान नहीं है, अनेक अटेम्प्ट्स लगेंगे उसमें। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि इसका इंटरमीडिएट मिलेगा ना। इसी प्रकार जब कोई प्राचीन काल में दो बंदरों ने मीट किया होगा तो हमारे जैसा पूंछ रहित इंसान थोड़ी ना मिला होगा। हमने अपनी पूर्व की वीडियो क्या हमारे पूर्वज बंदर थे उसमें भी बताया था कि मान लीजिए एक बंदर है जिसके पास टेल है और एक दूसरी बंदरिया है जिसके पास भी छोटा सा टेल है। उन दोनों का जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके पास टेल ना हो, बल्कि उसमें टेल होगा, इंटरमीडिएट टेल वाला होगा। तो यहाँ पर हमने यही सवाल किया कि टेल लुप्त कैसे हुआ, और हमने ये भी बताया कि मान लेते हैं कि आपके मत में टेल लुप्त हो भी गया होगा किसी कारण से, तो वो कब होगा? जब हमसे भी एक हायर कैरेक्टर का स्पीशीज ने उस बंदर के साथ जब ब्रीड किया होगा, तब जाकर के कोई मनुष्य मिलेगा इंटरमीडिएट फॉर्म में। इतना विज्ञान भी नहीं पता डार्विन भक्तों को। मैं अपने दर्शकों से साफ तौर पर बोल रहा हूँ, हमसे ऊपर का एक हायर कैरेक्टर का स्पीशीज, वो भले ही कोई भी हो, वो कौन था और उसका फॉसिल्स कहाँ है, ये आप उन सारे डार्विन भक्तों के कमेंट में पूछिए कि मानवों से भी हायर कैरेक्टर वाला कौन सा स्पीशीज इस धरती पे एग्जिस्ट करता था। दूसरा प्रश्न है कि पूंछ लुप्त ही क्यों होगा, किस प्रकार होगा, बताओ ना। नेचुरल सिलेक्शन से, रैंडम सिलेक्शन से लुप्त हो जाएगा। उनको हमारी वीडियो के लिंक दे देकर बार बार परेशान करिए आप, जब तक वे हमारे सवाल के जवाब नहीं दे देते और जब तक झूठ फैलाना नहीं बंद करते, आप उन लोगों से ये सवाल करते रहिए। अरे ये लोग तो इतने बेवकूफ़ है, जहाँ पर इनकी बात सिद्ध होगी वहाँ पर आपके शरीर में टेल बोन भी दिखाने लगेंगे और कहेंगे कि किसी काल में यहाँ से टेल लुप्त हो गई। और कभी ये कहते रहते हैं कि हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं थे, उनके पास टेल नहीं था। ऐसे ऐसे मूर्खता करते रहते। हमारे सारे शास्त्रों को ये गलत सिद्ध करते हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत कम खुदाई में जो भी चीज़ें मिली उस पर बड़ी बड़ी थ्योरी हाँक दी है। जितने भी इवोल्यूशन आप देखेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे, मान लीजिए एक हॉर्स है और एक डोंकी है, दोनों ने अगर ब्रीड किए तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो म्यूल मिलता है। म्यूल हॉर्स जो है वो हायर कैटेगरी वाला है और डोंकी जो है वो लोअर कैटेगरी वाला है। तो जो म्यूल मिला वो दोनों के बीच का है, यानी मिडल कैटेगरी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हॉर्स और डोंकी के मैच करके आपको मिल जाएगा एक डायनासोर, ठीक है। आपको दोनों के मिलते जुलते इंटरमीडिएट कैरेक्टर वाला ही कोई स्पीशीज मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से डार्विन की थ्योरी में नेचर भी कोई चीज़ ब्रीड करता है और ऐसे वेरिएशंस दिखते हैं। वहीं पर जो अर्पित ने उदाहरण दिया स्मार्ट ब्रीडिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन का, उस उदाहरण को भी अगर देखें तो उस हाइब्रिडाइजेशन में भी जो निमित्त कारण है वो एक स्मार्ट क्रिएटर तो है, नेचर तो नहीं है। उदाहरण दे रहे हो नेचुरल सिलेक्शन का और हाइब्रिडाइजेशन में स्मार्ट क्रिएटर दिखा रहे हो, ये तो एक चोरी हुई ना, ये तो एक छल है, छल। जैसे स्मार्ट ह्यूमंस ने उसने शुगर केन के दो टाइप्स लिए, एक जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया करता था और दूसरा जो मीठा था। ये दोनों शुगर केन्स अलग अलग टाइप में पाए जाते थे। तो एक चेतन बुद्धिमान क्रिएटर ने निमित्त से इन दोनों एरिया से शुगर केन उठाकर इनको ब्रीड करके ऐसा बेस्ट क्वालिटी का शुगर केन उत्पन्न किया जो मीठा भी होता था और साथ ही साथ ज़्यादा उत्पादन भी करता था। तो इस उदाहरण से भी हमको क्या समझ में आता है कि अगर कोई एक स्मार्ट सेलेक्टर है, वो ऐसे डिफरेंट काइंड के स्पीशीज़ को मिला करके बेस्ट ब्रीड बना सकता है। इससे तो उल्टा क्रिएशन की सिद्धि हो रही है, न कि नेचुरल सिलेक्शन की। ये लोग झूठ किस प्रकार बुनते हैं ये आपको साफ तौर पर समझ आ रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन में भी कोई बेस्ट क्वालिटी का भी अगर कोई बना भी रहा है तो वो गुण उसके पेरेंटल प्लांट्स में अवेलेबल थे। ऐसा नहीं कि वो इंटरमीडिएट ही तो दिया ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि वो एकदम हायर क्वालिटी का बन गया, अपने पेरेंट से भी हायर क्वालिटी। दो बंदर मिलकर एक हायर कैरेक्टर मानव नहीं बना सकते। और यदि बंदरों की पूंछ लुप्त करके एक हायर कैटेगरी आया है तो इसके पीछे हवा में बातें नहीं, एक डिज़ाइनर का होना मानना पड़ेगा। ये सब हवा में नहीं हो सकेगा और अपने आप तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जड़ प्रकृति से होना असंभव है। निमित्त कारण कोई चेतन और बुद्धिमान सत्ता होना ही पड़ेगा। यदि उनको अब ये पूंछ लुप्त होने वाली थ्योरी मानना भी है तो डिज़ाइनर को ही मानना पड़ेगा। ये उनके लिए एक पहला ऑप्शन है। और यदि ये ऑप्शन को ये नहीं मानेंगे तो सीधी सी बात है, हम बंदर से नहीं आए हैं, यही एक ऑप्शन बचता है, बात ख़त्म। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के इनके दावे का भी हमने खंडन कर दिया।
ऐसे ही जो ये स्पेसिएशन बोलते हैं या फिर इनकी जो कॉमन एंसेस्टर्स वाली थ्योरी है, अरे भाई जो बोलते हैं कि रहा है वो लुप्त हो गया है। यदि हम उस पर ये तर्क लगाएं कि भाई वो था ही नहीं, कभी कभी था ही नहीं, आपकी थ्योरी नहीं सिद्ध हो रही है, तो इसका मतलब है कोई भी लुप्त वहाँ बीच में आप ऐड कर दोगे क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई। एक तरफ तो कहते हो कि ये सारे के सारे हमारे कज़िन हैं, एक तरफ स्पेसिएशन घुसा दे रहे हो। जब बंदर और मनुष्य में ब्रीड हो ही नहीं सकता तो फिर उसको कज़िन क्यों बोल रहे हो? वो एक जाति का थोड़ी है कि वो आपका कज़िन है। यही तो प्रमाण है कि दोनों एक माता पिता से नहीं बने हैं। इन लोग कुछ भी मन से हाँक दे रहे। गजब बेइज्जती है। जो भी आप फिजिकल बाउंड्री का एक कल्पना किए हो, हम भी वही कह रहे हैं। ये दोनों बहुत भिन्न प्रजाति है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण इन दोनों में कोई ब्रीड नहीं हो पा रहा है। कोई साइंटिस्ट आज तक प्रूव नहीं कर पाया है, और जो नहीं कर पा रहा है तो फिर ये कितना भी फेंक ले, इनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। डॉक्टर माइकल बीही जैसे साइंटिस्ट और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहने से नहीं रुकते, अनगाइडेड थ्योरी दी है, उसमें बहुत सारी बातें काल्पनिक है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, ना किया गया है। हम भी पढ़ते हैं तो यही मिलता है कि डार्विन ने बहुत लिमिट के अंदर वेरिएशंस दिखाए हैं और कह रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बात है, जैसे कि एक स्पीशीज़ अपनी फैमिली लांग के दूसरी फैमिली में चला जा रहा। रिचर्ड डॉकिंस जैसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये कहते हैं कि डार्विन की थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है हर एक चीज़, परंतु आज जो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट है वो सिरे से बोलते हैं नो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी में बहुत सारे पोर्ट होल्स हैं। जो कहते हैं कि आप डार्विन जैसे साइंटिस्ट का विरोध मत करिए, ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि विरोध क्यों ना करें, प्रश्न क्यों ना करें, ऐसे ही मान लेवे। आज से पहले के कुछ साइंटिस्ट थे, वो तो खाली ये कहते थे कि आप कुछ नहीं हो, आप खाली एक न्यूरॉन के पैकेट्स हो। क्या ऐसी ऐसी बातें को भी मान लिया जाए? क्या इन सारी चीज़ों से व्यवहार दुनिया का चल पाएगा? ये सब नास्तिकों की ओर ले जाने वाली बेतुके तर्क है जिससे दुनिया भर को बहुत हानि है। साइंस जो देखा जा रहा है वो स्पष्ट तौर पर मटेरियलिज्म पर लिमिट कर रहा है। उसके पास कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने के लिए कोई सारी जुगाड़ नहीं है। वो उस पर बहुत शोध करके भी कोई निर्णय नहीं निकाल पा रहा है। वो ये स्पष्ट तौर पर कह देता है कि कॉन्शियसनेस इज़ नॉट द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन। फिर भी लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो सही है। कॉन्शियसनेस कहाँ से आई नहीं पता, बहुत सारी चीज़ क्या है अनएक्सप्लेन्ड, फिर भी इवोल्यूशन राइट है। सबसे बड़ा तर्क हमारे पक्ष का यही है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो अत्यंत कॉम्प्लेक्स हो, जटिल हो और बहुत सूक्ष्मता से बनाया गया हो, जिसकी पूरी की पूरी सिस्टम एकदम क्रम से मैनेज किया हो, सीक्वेंस में हो, ऑर्डर में हो और वो रैंडमली बनी हो, उसका कोई करता ना हो। समझे? ये अत्यंत असंभव और काल्पनिक बात है जिस पर विश्वास कभी नहीं किया जा सकता, चाहे सेल की कॉम्प्लेक्सिटी हो या बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी हो। यहाँ पर आपको क्रिएटर या क्रिएशन मानना ही पड़ेगा। डार्विन भक्त इसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और केवल इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। डिज़ाइन क्या है? एक पर्पसफुल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स इन अ सिस्टम, उसको क्या कहेंगे हम? एक डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन को समझने के लिए एक आपको चार्ट स्क्रीन पर शो हो रही होगी, इससे समझिए। कुछ लोग फॉरेस्ट में एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट व्यक्ति है वो जाल में फंस गया, ट्रैप में फंस गया। फिर दूसरा पीछे वाला व्यक्ति ये कह रहा है दैट्स वाई आई नेवर वॉक इन फ्रंट, यानी उसको मालूम है कि ऐसा कोई ट्रैप आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या कोई डार्विन भक्त ये भी कह देगा कि ये ट्रैप भी नेचुरल बना है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसका क्रिएटर नहीं दिख रहा है, कोई विजिबल नहीं है। इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं आप कि ये कितने बड़े गपोड़चंद लोग हैं। डिज़ाइन को प्रत्यक्ष देखकर भी ये लोग डिज़ाइनर को नकारते हैं और बोलते हैं ये हवा में बन गया। यहाँ पर इस उदाहरण में ये जो ट्रैप है इसमें स्पष्ट तौर पे एक सिस्टम दिख रहा है और ये डिज़ाइन किया है जो एक पर्पस के लिए किया है, इसी को कहा जाता है डिज़ाइन। ऐसे ही डिज़ाइंस को देख करके कई लोग इतिहास की खोज करते हैं, आर्कियोलॉजी में शोध चलती है। परंतु ये जो डार्विन भक्त लोग हैं, इन लोगों की सुने तो ये सारी चीज़ नेचुरली है, इसमें आपको कोई डिज़ाइन नहीं दिख रहा है। डार्विन ने यही सिद्धांत दिया कि जितने सिस्टम और क्या बोलते हैं जटिलता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर है, सीक्वेंस है, डिज़ाइन है, उसको ये कह रहे हैं कि माइंडलेस बन गया है, अर्थात इसके पीछे कोई माइंड का रोल नहीं है।
और उसके स्थान पर ये कहने लगा कि इवोल्यूशन बाय रैंडम म्यूटेशन और या फिर नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के सिद्धांत से अगर आप चलेंगे तो आप तर्कहीन हो जाओगे। ये मानने लगो कि ये सारी सिस्टम का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है और ये सब कुछ डिज़ाइंस माइंडलेस है। ऐसी ऐसी नॉनसेंस तर्कों को भी आपको मानना पड़ेगा। परंतु ये तो विज्ञान नहीं है, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि इसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं है, ये क्रिएशन नहीं है, बस ये हो रहा है। ये कोई तर्क है? ऐसी थ्योरी पर हम प्रश्न कर देते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि भाई आप विज्ञान के विरोधी हो। तो हम अगेन स्पष्ट कर दें कि हम विज्ञान के विरोधी नहीं हैं। हम तो विज्ञान के समर्थक, बायोकेमिस्ट, मॉलिक्यूल के बेस पे जो रिसर्च चल रही है, जिसका ज्ञान डार्विन के काल में नहीं था, उनकी थ्योरीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं। कोई एरा गेरे नहीं, बहुत टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सालों से रिसर्च किया और विज्ञान के बल पे जो चीज़ें बताई वही चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें विज्ञान विरोध क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मॉडर्न युग में हमने बहुत सारे आधुनिक मशीन्स देखे, डिफरेंट टाइप के मशीन्स हम देखते हैं। वो सारे मशीन्स एक मैकेनिज़्म के अंदर वर्क करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम में प्रोसेसिंग करते हैं, या कहें जिसका कि एक पर्पसफुल वर्किंग प्रोसेस होता है, उसको हम मशीन कहते हैं। और इसी मशीन के उदाहरण में हम ये देखते हैं कि कोई भी मशीन जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उतना ये माना जाता है कि ये कोई ना कोई व्यक्ति ने बनाया है। हम ये नहीं बोलते कि मशीन जो है अपने आप बन के तैयार हो गई। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली है कि कोई ना कोई चेतन वस्तु ही मशीन्स को बनाते हैं और कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अपने आप जोड़ करके कोई मैकेनिकल वस्तु यानी मशीन बन जाए और एक सिस्टम में वर्क करने लगे। और ठीक ऐसे ही क्या आपको पता है कि सेल के अंदर भी बहुत सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिक मशीन्स होते हैं? जी हाँ, सेल्स के अंदर भी एक सिस्टमेटिक माइक्रो मशीन्स जैसी काम करती है। और जैसा कि हमने कहा, जितने भी स्पेक्टेकुलर स्ट्रक्चर्स हैं और जितने भी मशीन्स हैं वो एक मैकेनिज़्म के अंदर काम करते हैं, जैसा कि उसके ऑर्गेनाइज़र ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। पूरा ब्रह्मांड जो है जो मशीनरी के अनुसार वर्क कर रहा है। कुछ बड़े मशीन्स है तो कोई छोटे मशीन्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक नियम के अनुकूल काम कर रहा है। तो उस नियम को, उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई मानव नहीं है। और जड़ चीज़ में ये सामर्थ्य नहीं होता कि वो कोई सिस्टम को मैनेज कर सके। तो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? बिना किसी निमित्त चेतन के जड़ चीज़ें अपने आप जुड़ के एक सिस्टम ऑर्डर में काम नहीं कर सकती। ये सारी सेल के सिस्टम और भी बॉडी में जो मशीनरीज वर्क कर रही है वो रैंडमली नहीं हो सकती। हमारे वैदिक मत में भी जो इस जड़ जगत को नियम में बांधे रखा है वही ईश्वर है। आप उसे कोई अन्य नाम से पुकारें, परंतु हम इस जगत के कारण को ही ईश्वर कहते हैं। प्रकृति तो उपादान है, इसमें जो निमित्त से ये नियम बन जाएंगे और नियम सिस्टम के अंदर काम करेंगे, वही निमित्त जो होगा इसमें वही ईश्वर है। हम यही कह रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि बिना निमित्त के, बिना ईश्वर के ही सारी दुनिया बन गई है, तो उनकी बात गलत है। कुछ ना कुछ तो इसका निमित्त होगा। वो निमित्त को आप भले ही आज न जान सके, लेकिन वो निमित्त ही ईश्वर कह रहे हैं। और नेचर में जो ये फाइन ट्यून्ड सिस्टम है, उसी को देख करके कुछ साइंटिस्ट इसको इंटेलिजेंट डिज़ाइन कह रहे हैं। इंटेलिजेंट डिज़ाइन को देख करके उसका एक डिज़ाइनर प्रूफ होता है, अनुमानित होता है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि क्रिएशन बिल्कुल सत्य है। और जब आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि एक मशीनरी आपके सेल के अंदर काम कर रहा है। तो सेल में होते हैं उसके पार्ट्स, जो उसको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है। सेल को एनर्जी की लॉस हो या एनर्जी की ज़रूरत हो, तो इस चीज़ का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, एक साधन के जैसे। और एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखने के काम, यानी कि डीएनए वगैरह हो गया, जीन्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों को रखने के काम आता है। और प्लांट सेल्स इत्यादि में देखे जाते हैं वैक्यूल्स, वो सेल की मैक्सिमम स्पेस को रखता है। तो ये वैक्यूल्स भी किसी कारण से वहाँ पर मौजूद है। तो उसमें जो वाटर होता है प्लांट सेल्स में, उसको स्टोर करने के लिए वैक्यूल्स को बनाया गया है। और सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो डिसाइड करता है
क्या चीज़ का सेल के अंदर आदान करना है और क्या प्रदान करना है। और उसके बाद अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो एक सेल वॉल भी होता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो वो जो सेल वॉल है वो इसीलिए होता है कि कोई भी वो प्रोडक्ट जो अंदर का है वो बाहर ना चल जाए और बाहर का चीज़ कोई अंदर ना आ जाए। वो एक बैरियर के रोल प्ले करता है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप इन सब से यही सोच सकते हैं कि ये एक एक पार्ट बहुत सोच समझ के और डिज़ाइन किया है। ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है और हमें ये भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा सिस्टम रैंडमली नहीं बन सकता। ये सारे सिस्टम को बनाने वाला कौन है? हम हमारे शरीर को सोच समझ के नहीं बना सकते और न ही हमने बनाया है। और जड़ जो प्रकृति है उसमें भी बनाने का सामर्थ्य नहीं है। तो ये किसने बनाया बुद्धिपूर्वक इतनी संरचित? अवश्य ही यहाँ पर कोई तीसरा तत्व की सिद्धि हो रही है जो इन दोनों पदार्थों से भिन्न है। यदि रैंडमली कोई सिस्टम बनती भी है, एक बार तुक्का लग भी जाए, तो भी उसके अंदर लाख चांसेस होते हैं कि वो तुरंत बिगड़ेगी भी। केवल सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी ले लेकर आप अपनी नास्तिकता को सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं हो सकता। जिस प्रकार से सेल की कॉम्प्लेक्सिटी है और वो एकदम सिस्टमैटिकल ऑर्डर में वर्क कर रही है, पर्पसफुली वर्क कर रही है, उसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी भी वर्क कर रही है। ये सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ जब सारे इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये सारे ऑर्गन भी देखा जाए तो एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, रैंडम अपने आप वर्क नहीं कर रहे हैं। बॉडी के अंदर भी ज्ञानपूर्वक कर्म चल रहा है, जिसमें एक कड़ी भी अबुद्धिपूर्वक या सिस्टम रहित ढंग से वर्क नहीं करती है। इसी से तो सिद्ध हो रहा है इसको पूरी तरीके से ये वेल डिजाइंड है। ये सारे सिस्टम मिलके ही तो ह्यूमन बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कह देना कि ये सारे सिस्टम अपने आप हो रहा है, ऐसे बकवास पर आप विश्वास किस प्रकार कर लेते हैं? ये सब हवा में नहीं बन सकती। और इससे भी डीप अगर आपको सिस्टम का नॉलेज करना तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप पढ़ लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लेना। इतना सिस्टमैटिक उसके अंदर वर्क होता है। सब हवा में हो जाएगा क्या ये सब? ठीक जैसे कोई हाई लेवल मशीनरीज होती है, उसके अंदर एकदम प्रॉपरली वर्क होता है। हर सिस्टम प्री प्लान्ड नियम पे काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी सिस्टम रैंडमली बन गई है, ये बिल्कुल कुतर्क है। स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ज्ञानपूर्वक कर्म एक कोशिका में दिखता है। यही तो क्रिएटर का प्रमाण है। उसके लिए कोई मैथमेटिकल ऑर्डर तो है ना। हेमोग्लोबिन की हवा में बन जाती है, जैसे हेमोग्लोबिन में जटिलता होती है, ये सब भी रैंडमली बन गई क्या? जैसा कि हमारे पूर्व के वीडियोस में हमने ये देखा कि अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हेमोग्लोबिन कभी नहीं बनता है। अरे कितनी भी अनुमान लगा लो, नहीं बनता है। प्रीमोर्डियल सूप की भी जो कल्पना की थी मिलर ने, उसमें भी लेफ्ट एंड राइट हैंडेड एमिनो एसिड्स मिले। कैसे बन जाएगा भाई रैंडमली? अब सोचो ना, कैसे बन जाएगा? सेल किस प्रकार बना ये तो बता दो। एक सेल भी अपने आप थोड़ी बनता है। अरे सेल तो अपने में कैसी जटिल संरचना है, बन ही नहीं सकती हवा में, और अबुद्धिपूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं। उसको पूरी ध्यानपूर्वक एक एक कड़ी को क्रम से लगाने के बाद सिस्टम में प्रॉपरली पर्पसफुल डिज़ाइन जब करेंगे तभी जाकर के वो बनता है। और वो भी इंसानों के बस की बात नहीं बन रही है। उसके लिए उनसे भी बेटर कोई बुद्धि चाहिए, और बुद्धि सदा चेतन के पास होती है। और बिना चेतन के सेल तो छोड़ो, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बन सकती। सेल की तो बहुत दूर की बात है। प्रीमोर्डियल सूप में भी क्या होता है कि राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड एक साथ में मिले और दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बहुत मुश्किल है एबायोजेनेसिस भी। बोल देंगे कि सेल में भी जो ब्रेन है। अरे तो हमारा प्रश्न है, पहले सेल तक पहुंचा कैसे ये तो बताओ। सेल बना कैसे पहले? आगे वाली बात तो बाद में करना। या तो एबायोजेनेसिस मानिए, और अगर एबायोजेनेसिस मानते हैं तो 1000 की प्रोबेबिलिटी कैसे सिद्ध करोगे? जड़ चीज़ से बनी है तो जड़ अपने आप कैसे वो सीक्वेंस में लग गई? इसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। अरे जड़ प्रकृति तो साधारण चीज़ बनाएगी सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कभी भी नहीं बन सकती प्रकृति से। इतनी जटिल संरचना अपने आप कैसे बन जाएगी? ज्ञान पूर्वक कर्म है, मानो या ना मानो। कर्म बिना ज्ञान के नहीं होता और ज्ञान बिना ज्ञानी के नहीं होता। इससे ज्ञानी अर्थात ईश्वर का ही यहाँ पे रोल सिद्ध होता है। क्रिएटर को तो मानना ही पड़ेगा। और फॉसिल्स की बात करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि सब कुछ खुदाई में ही मिल जाएगा। और हम कहाँ कहाँ खोद सकते हैं? सिटीज़ खोद डालोगे क्या? आज जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बने सब खोद डालोगे क्या? अरे नहीं खोद सकते यार। जो मिले हैं फॉसिल्स उसमें भी बहुत सारे झूठे सिद्ध हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों में छल किया गया जानबूझकर। जैसे लूसी का उदाहरण देख लीजिए, और भी अन्य अन्य बहुत सारे फॉसिल्स। कितने सारे जो केव पेंटिंग्स मिले हैं
उन सबको जानबूझकर इन लोगों ने क्या कह दिया कि यह कोई मानव के पूर्व के होमिनिन प्रजाति का बंदर हो सकता है या निएंडरथल्स ने इसको बनाए हैं। अरे आज के ऐसे पेंटिंग्स आज के जाहिल लोग भी बनाते हैं। ये कोई तर्क हुआ क्या? इससे कोई सिद्ध होता है आपकी इवोल्यूशन? ऐसे छलों से कैसे आप इवोल्यूशन को सिद्ध करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और कुछ फॉसिल्स तो ऐसे हैं कि कुछ छोटे घोड़े मिले, कोई बड़ा घोड़ा मिला है, कुछ छोटे स्पीशीज़ मिले, उसके कुछ बड़े स्पीशीज़ मिले हैं, और कुछ जगह पे तो साइमल्टेनियसली छोटे बड़े एक साथ मिले हैं। तो जो छोटे कंकाल मिले हैं वो कोई बालक का कंकाल क्यों नहीं हो सकता है भैया? क्यों उसको ज़बरदस्ती कोई स्पीशीज़ बोल रहे हो? इवोल्यूशन सिद्ध नहीं हो रहा है तो भी ज़बरदस्ती इवोल्यूशन को वहाँ पर घुसेड़ना है। भाई बहुत सारी ऐसी मछलियाँ हैं जिनके अंदर की जो संरचना है बहुत सारी वो अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। बहुत कोई जटिल होती है, कोई दूसरे ढंग की होती है, लेकिन लगभग बहुत सारी मछलियाँ हैं जो अन्य अन्य जगह पर रहते हुए उनके अंदर की जो ढांचा है वो लगभग सेम है। ये लोग क्या करते हैं कि जो कंकाल देख करके, फॉसिल्स देख करके कह देते हैं कि देखो इसी से ये इवॉल्व हुआ है। ढांचा देख के कैसे सिद्ध होता है भाई? पूरा का पूरा संरचना जब तक हम नहीं देखेंगे हम कैसे बता देंगे कि इससे ही इवॉल्व हुआ है ये चीज़? अरे केवल हड्डियों से कैसे पता लग जाता है कि पूरी स्पीशीज़ कैसे दिखता था? यही तो सबसे बड़ी गप है। मान लीजिए मैं आपको एक पिता और पुत्र का एक्सरे दे दूंगा और कुछ दूसरे एक्सरेज भी आपको दे दूं। आप ढूंढ कर निकाल सकते इसमें जो इसका सही पिता कौन है? आप ढूंढ के निकाल सकते हो क्या? अरे नहीं निकाल सकते भाई, कंकाल से कुछ भी। प्रोबेबिलिटी भी मैच नहीं हो रही है, मैथ से भी कोई सिद्ध नहीं हो रहा है। इवोल्यूशनिस्ट इसका कोई जवाब नहीं देते, सब रैंडमली हो जाएगा क्या? जड़ प्रकृति अपने आप इतनी मैथमेटिकल मॉडल कैसे डिज़ाइन कर सकती है बोलिए ना। हमारी आप सेकेंड मिलर-उरी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक आंकड़ा बताया कि 576 की एक चेन है एंड टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड हमारे पास 20 होते हैं। शरीर में हमारे 32,000 एमिनो एसिड की चेन की भी एक प्रोटीन है भैया, हवा में कैसे बन जाएगा? बोलिए कैसे बनेगा? ऐसी जटिल संरचना हमारी बॉडी में है, सबके सब हवा में किस प्रकार बन जाएगा? इतना कैलकुलेट करने में आपका सुपर कंप्यूटर सॉरी बोल देगा। नेचर की अब सिलेक्शन तो छोड़ ही दो बात, ये तो बहुत बुद्धिमान सत्ता के कारण ही पॉसिबल हो सकता है, और बुद्धि केवल चेतन के पास होती है। समझ रहे हो बात को? तो नास्तिक लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको मानना ही नहीं है, हवा में मानना है, खाली हवा में सब बन गई। उत्तर देना नहीं है, केवल हाँकना है कुछ भी मन से। उन पर प्रश्न मत करो, केवल खाली मानो। बोल देंगे कि इससे जानपूर्वक कर्म सिद्ध नहीं होता है। मतलब तुम जाओगे किसी जंगल में, वहाँ पर तुमको एक झोपड़ी दिखेगी और तुम बोल दोगे कि हवा में बन गया है, यानी ये झोपड़ी कोई डिज़ाइनर के बिना बन गई है। यही बोलोगे क्या? कि ये बोलोगे कि ये यहाँ पर झोपड़ी है, इसका मतलब हो ना हो इसका कोई ना कोई बनाने वाला, इसको डिज़ाइन करने वाला था, यही तो अनुमान लगता है। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, ये अपने आप बन गया है। अरे इतना तो मानो कि क्रिएट किया है इसको, किसने किया और क्यों किया ये तो बाद का विषय है, कम से कम क्रिएशन तो मानो। वो भी नहीं मानना है, बिना चेतन के ही बन गई है ये। ऐसे तर्क हैं इनके। अगर आपको ये जानना है कि वो कैसा है, कहाँ रहता है, कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञानी नहीं है, तो इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को क्रम बाई क्रम सुनते रहिए। अच्छा, इवोल्यूशनिस्ट एक तर्क हर जगह देते फिरते हैं कि देखो मानव और चिंपैंजी में 98% डीएनए सिमिलर है, एक जैसे हैं। वैसे ही बिल्ली, शेर, कुत्ते, भेड़िए में दिखाते हैं और कहते हैं देखिए ये इवोल्यूशन का प्रमाण है। मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में भी ऐसे लोग मिले, तो उनको एक उदाहरण दिया जा सकता है। आप सभी लोग गुलाब जामुन और रसगुल्ला से परिचित होंगे। हम उसके अंदर देखते हैं दोनों के दोनों दूध से बनते हैं। जो रसगुल्ला है वो बनता है छेना से, यानी दूध को फाड़ के फिर उससे छेना बना करके फिर उसको बनता है। बाद में उसको चाशनी में डाल के फिर वो तैयार हो जाता है। वहीं गुलाब जामुन में दूध को औटा के फिर उसका जो खोया बनाया जाता है, फिर उससे पाउडर बना के उसके आटे को गूंथ कर उसको तेल आदि में फिर फ्राई वाई करके फिर चाशनी में डाल के बनाया जाता है। दोनों के दोनों अंत में मीठे स्वाद के होते हैं। दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलर है, परंतु ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि न तो कभी कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला से बना है और न ही कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन से बनता है। इन दोनों को एक दूसरे से नहीं बनते हैं, दोनों को भिन्न भिन्न प्रक्रिया से बनाया जाता है, परंतु उसके अंदर का जो मुख्य घटक दूध है वो दोनों में कॉमन है। तथा ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर जाएंगे और दुकानदार आपको रसगुल्ला की जगह पे गुलाब जामुन दे देगा। वैसे ही जो चिम्स और मानव है उन दोनों की भिन्न भिन्न रूप से बनाया गया है।
आप यदि कहेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं दोनों के एंसेस्टर एक है, लेकिन ये बात क्यों छुपा रहे हो कि वो भी तो कोई बंदर होगा, वह कोई मानव जाति का तो नहीं होगा ना। हम यही तो बता रहे हैं कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में इवॉल्व होना गलत है। जैसा कि हमने अभी उदाहरण में समझाया, दोनों की बनने की प्रक्रिया भिन्न है। हम ये कह देंगे कि ईश्वर ने उन्हीं घटकों से लेकर के उसको बनाया, हम ये तर्क दे देंगे, क्या बोलोगे? हम ये कह देंगे कि जो चिम्प्स है वो 98% ही तो मैच कर रहे हैं ना। हम कह देंगे मानव से तो मानव का 99.9% मैच कर रहा है DNA। हम ये कह देंगे कि मानव से ही मानव बना। क्या कहोगे, बोलो, है कोई उत्तर? भाई हमारा सवाल है, क्या आप जितने भी मिलियन ईयर्स पुराने स्पीशीज़ के फॉसिल्स मिले हैं उन सब की डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं? क्या उनके सारे के सारे क्रम बाई क्रम जो उनके चेन्स में जितने भी फॉसिल्स हैं उनकी जितनी भी डीएनए है वो सिमिलर दिख रही है? क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि बंदरों से ही मनुष्य इवॉल्व हुए हैं? ये प्रैक्टिकल आप ऑब्जर्वेशन दिखा सकते हैं? जब आप दिखा ही नहीं सकते तो फिर इवोल्यूशन को कैसे स्वीकार किया जाए? इतना बड़ा वेरिएशंस हम कैसे मान लें जो कि अब तक प्रूव ही नहीं किया गया है? आपके पास तो क्रम बाई क्रम फॉसिल्स की भी रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास जो फॉसिल्स मिलते हैं आप उसको भी नोट्स बना देते हो और उन दोनों का भी कोई अज्ञात कॉमन एंसेस्टर बना देते हो कल्पना करके। ऐसे आपकी थ्योरी सिद्ध होगी क्या कल्पनाओं के आधार पर? हमारा सवाल है, ऐसे मनुष्य क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे जिनके पास पूँछ हो? सारे के सारे मनुष्य जो पूँछ वाले थे वो लुप्त क्यों हो गए? कोई तो एक ऐसा स्पीशीज या वैरायटी बनता जो कैंगारू की तरह लंबी पूँछ वाला होता। अरे लंबी छोड़िए, छोटी पूँछ वाला ही दिखा दीजिए ना। कहाँ है ऐसा मनुष्य? तथा पूँछ लुप्त होगी क्यों? डार्विन की लॉ कहती है साफ तौर पर उससे भी पूँछ लुप्त नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो DNA को बार बार सिमिलर कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि बंदर से ही जो मनुष्य बना, हम सब एक ही कारण से बने हैं, एक ही कारण से, बार बार ये अर्पित कहते रहते हैं अपने वीडियो में, ठीक है? तो मानते हैं कि तो फिर ये जितने भी मनुष्य प्रजाति हैं, आज जितने भी मनुष्य प्रजाति दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एक ही माता पिता से बने हैं, ठीक है? तो ये कहना चाहते हैं ये सारे के सारे मानव जाति इनके भाई बहन हैं। जैसा कि ये कुरान और बाइबल में एडम और ईव कहते हैं कि ये सारा संसार जो है ये दोनों भाई बहन से ही चल पड़ा। इसका महर्षि दयानंद ने 13वें और 14वें समोल्लास में बहुत ज़बरदस्त खंडन किया है। इसके अंदर इतने दोष है, ये मूर्ख लोग इतने व्यभिचारी हैं, ये लोग कहते हैं कि सारे के सारे लोग इनके भाई बहन हैं और ये लोग अपने भाई बहन में ही शादी कर रहे हैं। समझे आप दर्शकों, ये लोग किस प्रकार के बुद्धि वाले हैं? अब आगे आगे देखिए ये लोग क्या क्या गप हाकेंगे। और फिंचेस पर क्या कहते हैं? डार्विन एक आइलैंड पे गया, वहाँ उसने अनेक प्रकार के फिंचेस देखे। किसी फिंच की बीक बड़ी थी, किसी की छोटी थी, कोई लंबाई में थोड़ी बड़ी थी, कोई छोटी थी, किसी कलर चेंज थे, किसी का आहार चेंज था। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। यहाँ भी सवाल वहीं पर अटका है कि क्या उसने अपनी फैमिली चेंज की है? वो है तो अभी भी अपने ही फैमिली में ना, वो फिंच की फिंच ही है। आपकी इवोल्यूशन थ्योरी तो तब सिद्ध होगी जब एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में इवॉल्व होगा। चोंच का हम ये मान सकते हैं कि एक लंबी चोंच वाले और बीच की चोंच वाले मिल करके एक मिडल चोंच वाला दे सकते हैं, इंटरमीडिएट। चोंच में लंबाई का होना न्यूट्रिशियंस पर है, ये इवोल्यूशन का कारण नहीं है। एक उदाहरण है कि स्कूटर है, उसमें कुछ चेंजेस अगर आप कर देंगे तो वो स्कूटर तो स्कूटर ही रहेगा ना, बाइक थोड़ी ना बन जाएगा। और बाइक में भी थोड़े चेंजेस कर देंगे तो स्कूटर थोड़ी ना बन जाएगा। आप विषय से क्यों भटक रहे हो? विषय का एग्जाम्पल दो ना। किसी दूसरे विषय का दे करके किसी दूसरे चीज़ को सिद्ध कर, एक असिद्ध बात को दूसरे असिद्ध हेतु से सिद्ध कर रहे हो, यही तो सबसे बड़ा हेतुआभास है। आप ये प्रमाण दो ना कि कोई स्कूटर किस प्रकार से बाइक बन सकता है, मतलब फिंच कोई दूसरे बर्ड में या फिर किसी दूसरे एनिमल में क्यों नहीं चेंज हो रही है, ये उदाहरण दो। ये सवाल सुनते ही इवोल्यूशनिस्ट भाग जाते हैं, वो आपसे बात करना ही नहीं चाहेंगे। अर्पित जी की वीडियो में हमने देखा, ये बताना चाह रहे हैं कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण है, जो इनका इवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण है। और जो इन लोग का नेचुरल सिलेक्शन है वो एक सिद्धांत पे काम करता है, फिटेस्ट कैन सर्वाइव। बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है। जितने भी वेरिएशंस है वो फिटेस्ट कैन सर्वाइव के कारण आज हुए हैं। वो सारे स्पीशीज़ जो आज फिटेस्ट है वो सर्वाइव कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, मानव तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा फिट है, इसलिए उसका सर्वाइव होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन ये जो इतने अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ है, बंदर है, ये सारी है, ये लोग आज तक क्यों सर्वाइव करते हुए आ गए, ये बता दीजिए। या तो आपकी थ्योरी रॉन्ग है या फिर ये अनफिट लोग कहाँ से आ गए, उसके लिए एक नया थ्योरी बता दीजिए। यदि आप कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है फिट और अनफिट दोनों के दोनों एक साथ में आज दिख सकते हैं, तो भैया जो हमारे एंसेस्टर है वो क्यों अनफिट हो गए?
उनमें कौन सी ऐसी खराबी थी बताओ? आप कह दोगे कि फॉसिल से हमें नहीं पता, फिर आपकी थ्योरी इवोल्यूशन वाली राइट कैसे सिद्ध होगी? कम से कम अपनी थ्योरी तो बदल दो कि फिटेस्ट एंड अनफिट दोनों कैन सर्वाइव। वेरिएशन को हम तो मानेंगे, लेकिन आपकी थ्योरी ही तो इनकरेक्ट है। होमो सेपियंस के जो प्री एंसेस्टर्स है, कोई तो ऐसा होगा जो 2 पैर पे भी होगा और उसकी पूंछ भी होगी। वो सब क्यों लुप्त हो गए? और अगर लुप्त हुए भी तो सारे के सारे लुप्त हो गए? वाह। कहोगे कि बाकी सारे जो हैं वो विकसित हो गए, तो हमारा फिर वही प्रश्न है कि जो हमारे प्री एंसेस्टर्स हैं उनके जैसे दिखने वाले आज बहुत सारे जीव आज भी उपलब्ध है, आज भी दिख रहे हैं, फिर वो क्यों फिट है ये बताइए। क्या ये सारे गप आप लोगों को नहीं दिखते? आप खुद एक बात सोचो कि अगर इनकी थ्योरी राइट होती, एक लॉजिकल बात हम सब सोच सकते हैं कि जो फिट है वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। आज जितने भी स्पीशीज़ है वो उस समय की अपनी फिट वाली लड़ाई में जीत गए, इसलिए आज सर्वाइव कर रहे हैं। वही फिटेस्ट सर्वाइव हो गए और वो आज लिव हो रहे हैं। तो आज देखा जाए तो बैक्टीरिया से लेके, बंदर से लेके, ह्यूमन से लेके, रेप्टाइल से लेके सब कुछ आज अवेलेबल है। सब के सब फिटेस्ट की गिनती में आ रहे हैं। ट्रीज़ में भी सारे के सारे आज देख रहे हैं जो सर्वाइव हो रहे हैं, यानी कि सब कोई फिट है। यानी कि सब कोई फिट ही है, तो अनफिट कौन था? ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अनफिट कौन था जब सब कोई फिट ही है? इसके बाद ये लोग आंसर देंगे कि जो लुप्त हो गए ना प्रजाति, वो अनफिट थे। ये लोग कह देते हैं कि देखो ये जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो प्री एंसेस्टर्स है, जो भी जातियों का, वो सारे लुप्त हो गए। अर्थात जहाँ पर इनकी थ्योरी में कोई आंसर नहीं है वहाँ पर ये कह देते हैं वो लुप्त हो गए। यही है उनका अनफिट होने का कारण। परंतु आज अगर कोई भी साइंटिस्ट अगर उन सारे स्पीशीज़ को देखता, उनके फीचर्स को देखता, उनकी बनावट को देखता, तो वो भी कहता है कि ये सारे अनफिट नहीं हैं। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि फिटेस्ट कैन सर्वाइव। कहीं ना कहीं ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती इन सारी स्पीशीज़ के लुप्त होने में। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को जहाँ जहाँ आंसर नहीं मिला वहाँ पर इन लोगों ने उनको अनफिट घोषित कर दिया। लेकिन वही फीचर्स आज वाले बहुत सारे स्पीशीज़ में देखे जा रहे हैं जो कि फिटेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई प्राणी लुप्त भी हो रहा है, मान लेते हैं कि वो इस थ्योरी की नहीं लेकिन किसी न किसी कारण लुप्त भी हो रहा है, तो वो तो डिवोल्यूशन का प्रमाण है, न कि इवोल्यूशन का। ये लोग ने हाँक दिया मन से कि इवोल्यूशन का प्रमाण है। अरे बेवकूफ़ो, इतनी अक्ल नहीं है कि कोई भी प्राणी लुप्त हो रहा है, कोई स्पीशीज़ लुप्त हो रही है तो उसकी जो कारण होती है वो होती है कि रिसोर्सेज की कमी होना, न कि इवोल्यूशन में घुसेड़ दो उसको। अब कोई प्राणी को जो सोर्स चाहिए, जो उसके जीने के लिए उसकी सोर्स चाहिए, उसकी कमी हो जाएगी तो वो तो लुप्त होने लगेगा ना। इन लोगों ने हाँक दिया ये इवोल्यूशन के कारण यहाँ पर लुप्त हो गया। जैसे समझिए, आज अगर हमको अर्थ पे हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हम या तो यहाँ पर मर जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, या फिर यहाँ से हम माइग्रेट कर जाएंगे। ये होता है वास्तविक कारण। इन लोगों को क्या करना है, एक कपोलकल्पित थ्योरी को सिद्ध करना है और उसको सिद्ध करने के लिए अनेक हाथ पैर मारना है, भले विज्ञान की ऐसी की तैसी हो जाए। इन मूर्खों के लिए एक और उदाहरण है। आप सबने देखा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से बढ़ी और जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन अधिक से अधिक हुआ, तो प्राणियों में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी होने लगी और वाइट टाइगर्स जैसे कुछ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा लुप्त होने लगे। ये हमारे आंखों देखा उदाहरण है। तो यहाँ पर जो मैं कारण बता रहा हूँ वो आंखों देखा है, कम से कम कपोल कल्पित तो नहीं है ना। इसलिए जो इन लोगों का इवोल्यूशन सिद्ध करने के लिए फिटेस्ट कैन सर्वाइव की जो इन लोगों की कपोल कल्पना है, वो किसी भी आधार से इवोल्यूशन को सिद्ध नहीं करती है। किसी स्पीशीज़ के रोग के कारण लुप्त होना, उसको जानबूझ के नेचर पे ढकेल देना, यही सारी इवोल्यूशनिस्ट के पुरानी आदत है। ये लोग सत्य के पक्षधर नहीं है। इन लोग क्यों मानेंगे सत्य को? इन लोगों के लिए पाप पुण्य तो सब बराबर है। इन लोग 100 झूठ भी बोलेंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने रोग का उदाहरण दिया, मान लीजिए मैंने रोग का उदाहरण दिया और इन लोगों ने यही उदाहरण लेकर के बोला कि देखो यही कारण से लुप्त हो गए, तो इसको भी काट मेरे पास है। मान लीजिए एक मनुष्य के वंश में सबको पोलियो हो गया। श्याम नाम का मनुष्य है, उसके वंश में एक रोग हो गया पोलियो का। तो श्याम के वंश में फैलते फैलते श्याम का वंश खत्म होगा, ना कि पूरी की पूरी ह्यूमन वंश। सारे के सारे ह्यूमन क्यों खत्म होंगे? तो इवोल्यूशनिस्ट यहाँ पर भी कोई चीज़ हाँक नहीं पाएंगे। रोग के कारण भी पूरा का पूरा उसकी जाति लुप्त होना, ये कोई तर्क नहीं हुआ। और यहाँ तक कि साइंटिस्ट ने ये कहा है
कि अगर लुप्त हो भी रहा है तो ये डिवोल्यूशन का प्रमाण है भाई, ये इवोल्यूशन का थोड़ी ना प्रमाण है। ये महाशय अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि डीएनए जो है जब रेप्लिकेट करता है, जब वो अपना कॉपी बनाता है, तो उसके जो बेस पेयर्स होते हैं, उसके एक बेस पेयर में जो कि बहुत कम होता है, कॉपी करने में कुछ चीज़ें छूट जाती है जिससे कि कोई डिजीज़ होता है। तो ये बात अर्पित जी ने अपनी वीडियो में कहा। तो मैं इसे भी गलती नहीं मानता, इसे भी मैं सिस्टम का ही एक कार्य कहता हूँ। ये लोग तो इसके पीछे का कारण तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको तो चालाकी करनी है। तो जैसा कि हमने अपने पूर्व की वीडियो में सिकल सेल एनीमिया नाम का एक रोग बताया था, तो उस रोग में क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं सेल में, जो उसमें चेन फॉर्मेशन होता है, उसमें एक ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन चला जाता है। एक छोटी सी गलती हो जाती है तो इससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए हमने एक सिस्टमैटिक मशीन बनाई है, जैसे एक कार ले लीजिए, हमने एक सिस्टमैटिक एक कार बनाया जो एकदम सिस्टम पे वर्क कर रही है, उसकी इंजन, स्टीयरिंग, टायर, ब्रेक वगैरह सब कुछ वो सिस्टमैटिक बनी है। तो क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? आती है, पर क्यों? उसके पीछे भी कुछ कॉजेज़ होते हैं कि अगर आपने अच्छे से गाड़ी नहीं चलाया, उसकी ठीक से सर्विसिंग नहीं करवाई, उसके क्लच, ब्रेक्स ये सब को प्रॉपरली देख रेख नहीं किए, तो इन सब चीज़ों से उसके कुछ पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं। तो इसमें ये अर्पित जैसे लोग क्या कहेंगे कि कार अपने आप बन गई और अपने आप ही ख़राब हो रही है। बोलिए, ऐसा तर्क देंगे? नहीं ना। वहाँ पर तो हम उसको ख़राब कर रहे हैं, तभी तो ख़राब हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण से हो रहा है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है, जो मशीन्स है, वैसे ही वर्क हो रहा है। जो हमारा बॉडी है वो जो मांग रहा है वो नहीं आहार लेंगे, और जब विरुद्ध आहार लेंगे जिससे कि कोई रोग हो जाए तो सिस्टम खराब होगी कि नहीं? तो इसका कारण ईश्वर है कि हम हैं, ऑफ कोर्स हम हैं। और यदि सिस्टम खराब हो रही है तो उसको ठीक भी करना हमारा काम है। ये खुद ही वहाँ पर अपने साइंस के लॉस का खंडन कर रहा है। तो इस पर यही उत्तर है कि ये चीज़ भी नियम के कारण हो रहा है, इसमें भी नियम वर्क हो रहा है। क्या पता जो चीज़ उसको वो रिजेक्ट कर रहा है वो ही उसके लिए बेनिफिशियल हो, या हो सकता है कि जो चीज़ की उसको ज़रूरत हो वो उसको नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो रेप्लिकेट या कॉपी नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कोई सिस्टम का गलती नहीं है। तो यही प्रूव होता है कि अगर आपको कोई चीज़ का कारण नहीं पता चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सिस्टम को गलत बोल दें या फिर ये कह दें कि उसके कोई क्रिएटर ही नहीं है। उसको हमने कार के एग्जाम्पल से सिद्ध किया। माइकल बीही का एक ज़बरदस्त पुस्तक है डार्विन्स ब्लैक बॉक्स। उसमें डीएनए को लेकर ऐसे ऐसे तथ्य दिए हैं जो कि इवोल्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं। तो जो इस विषय में जानना चाहता है उनको ये पुस्तक ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन ही क्रिएशन के होने में प्रमाण है, और इसमें उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस दे देकर ठीक तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी को डिबंक करते हुए उसमें अनेक त्रुटियां दिखाई है, और ये ना ही इवोल्यूशन है बल्कि उसे डिवोल्यूशन यहाँ पर सिद्ध किया है। मेरा स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि मान लो आप एक गेम खेल रहे हो, मान लीजिए चेस का गेम खेल रहे हो, ठीक है? तो दो लोग ऐसे ही चेस के सामने बैठ कर के अपने आप खेलने लग जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे? नहीं, पहले नियम बनाने पड़ेंगे, नियम को पूछना पड़ेगा, नियम को जानना पड़ेगा, और जो भी उसके नियम है उसको पूर्व में पहले बनाया जाता है। ऐसे ही कोई गेम नहीं खेला जाता है। इसलिए नियम है तो ईश्वर है, और ईश्वर के नियम आप नहीं बना सकते, प्रकृति नहीं बना सकती। वो बनाने वाला कोई चेतन और महाबुद्धिमान होना चाहिए। जो भी ब्रह्मांड के नियम है वो ऐसे ही रैंडम सिलेक्शन का परिणाम नहीं दिखता है, वो एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन का परिणाम दिखता है। ईश्वर ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए और उसी सेट ऑफ रूल्स के अनुसार पूरे ब्रह्मांड कार्य कर रही है। इसलिए ईश्वर ही जगत के निर्माण में कारण है, वही सृष्टि करता है, सृष्टि को मेंटेन करने वाला है, और वही सृष्टि को बाद में नष्ट भी करेगा। बट यहाँ पर जो एबायोजेनेसिस वाले हैं वो क्या कहते हैं कि ये कोई चेतन सत्ता के बिना जड़ सृष्टि के द्वारा ही अपने आप बन गई। इसको कैसे स्वीकार किया जाए बताइए? ये सब नियम के अनुकूल है, और वह नियम ईश्वर के अधीन है, क्योंकि जब आदि सृष्टि में लाइफ का अभाव था तब बिना किसी चेतन कारण के अपने आप सारी चीज़ें जोड़कर इतने सारे वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंट डिज़ाइंस, इतनी लाइफ फॉर्म्स अपने आप बन जाएगी, ये मानना बहुत अतार्किक है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सृष्टि के नियम इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल है, और लॉजिकल नियम होने के लिए कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर होना बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर शरीर की बनावट देखेंगे तो हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक टिश्यू, सेल के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर के भी जो पार्ट्स हैं
वो एकदम किसी ना किसी पर्पस के लिए वहाँ पे रखे गए हैं, ये दिखता है। ऐसे ही नहीं रखा गया है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। यही तो सबसे पहले डिज़ाइन का प्रमाण है। आप किसी भी डिज़ाइन को देखिए, उसके अंदर जो डिज़ाइनर होता है वो सारी चीज़ें प्रॉपरली किसी पर्पस से वहाँ पे रखता है, वो डिज़ाइन करता है। किसी मशीन्स को देख लीजिए, कोई प्लेन को देख लीजिए, उसको भी इंजीनियर्स बहुत सोच समझकर उसकी एक एक चीज़ को बनाते हैं, अकारण नहीं रख देते हैं कोई भी चीज़। यही चीज़ हमारे शरीर के साथ है, इसलिए हम इसे एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन कह रहे हैं, जिसकी बनावट एकदम मैथमेटिकल और लॉजिकल दिख रही है। तो देखिए दर्शकों, हमने जिन जिन का वीडियो में प्रमाण दिया वो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, खुद साइंटिस्ट हैं। ये लोग तो कोई साधारण सी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे। इसलिए इन लोगों के झांसे में जो आ जा रहे हैं उनकी बौद्धिक क्षमता तो और इनसे भी गई गुजरी होगी, इसीलिए वे इसके प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं और एथिस्ट बन जाते हैं। जबकि आस्तिकवाद को मानने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन हो गया, आइंस्टीन हो गया, ओपेनहाइमर, फाइनमैन इत्यादि इतने सारे साइंटिस्ट हैं, सबको आस्था में विश्वास था। ये लोग की आस्था मुक्ति किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो रही, बस भोले वाले युवाओं को बरगलाना है। अरे ये नास्तिक क्या कहते हैं, जो डिफेक्टेड स्पीशीज़ हैं या बच्चे हैं, ये लोग सोचते हैं कि उनको मार देना चाहिए। ये है इन लोग का मानवता, जो कि इन लोग की इवोल्यूशन थ्योरी सिखा रही है इनको। अगर कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, तो ये कहेंगे फिट फॉर द सर्वाइवल के लिए फ़ाइट हो रही है। ये है इन लोगों की चारवाक जैसी नास्तिकता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस की बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा घटिया किस्म की बातें आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। ये लोग तो कोई पाप पुण्य या फिर अच्छाई बुराई तो मानते ही नहीं है। इन लोगों के लिए जो भी हो रहा है सब नेचुरल है। ये लोग एक तरफ हम लोग के धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन भैया आप लोग तो नैतिक भी नहीं है, नैतिकता भी तो आपने पूरी तिलांजलि दे दी है। ऐसे नास्तिकों से तो दुनिया को बहुत खतरा है। यदि ऐसे लोग दुनिया में भर गए फिर दुनिया शोक में डूब जाएगा, चारों ओर हिंसा ही हिंसा होगा केवल। अच्छा, दूसरा कौन सा इन्होंने उदाहरण दिया, गैलापागोस द्वीप पर कुछ ऐसे कछुओं की प्रजाति मिलती है जो सब के सब एक ही स्पीशीज से मिलकर बने हैं। यही बात डार्विन की बुक में भी लिखी है। पहले मैं इन्होंने की जो उदाहरण है इस पर मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो चोरी करके भाग गया। गवाह ने देखा कि उसकी लंबा कद है, ऐसी दाढ़ी है, इस प्रकार का फेस है, ऐसा देख लिया और वही हुलिया उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उस जानकारी के आधार पर 10 लोगों को पकड़ लाया। तो क्या पुलिस इन लोगों को दंड देगी? ये कुछ इसी प्रकार का तर्क है। ये दोनों प्रजाति दिखने में भले ही सेम है, परंतु ये एक से नहीं बने हैं। टॉर्टोइस जो है वो लैंड क्रिएचर है और जो टर्टल है वो वाटर क्रिएचर है। उसके पास जो फिन्स है उससे भी देखकर आप सोच सकते हैं। टॉर्टोइस जो है वो वेजिटेरियन होता है और टर्टल जो है वो ओमनीवोरस होता है। हाँ, दोनों के अंदर शेल्स पाए जाते हैं, परंतु इतने मात्र से हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों स्पीशीज़ एक है, क्योंकि ये देखा जाता है कि दोनों को कभी भी मेट करवाया जाए तो दोनों कोई एक हेल्दी स्पीशीज़ नहीं बना के देंगे। तो यहाँ पर इवोल्यूशन का खंडन हो रहा है, क्योंकि यदि ये दोनों के दोनों स्पीशीज़ एक साथ बने होते तो ये लोग आगे भी ब्रीड करके नई नई प्रजातियाँ बनाते, परंतु ऐसा नहीं होता है। टर्टल्स में वेरिएशन आएंगे, टॉर्टोइस में भी वेरिएशन आएंगे, लेकिन अपने अपने स्पीशीज़ में। इन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन उनके अलग अलग जो, जैसे टर्टल है वो अपने स्पीशीज़ में ब्रीड कर सकते हैं और टॉर्टोइस अपने स्पीशीज़ में ब्रीड कर सकते हैं। कुत्तों में इतने सारे ब्रीड्स आ गए हैं, अलग अलग कलर्स के वो दिखते हैं। सांप में भी बहुत सारे वैरायटीज़ के ब्रीड्स हुए हैं, परंतु प्रश्न अब भी वही है कि क्या ये फैमिली चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है, ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन न तो डार्विन ने दिया है न तो इवोल्यूशनिस्ट ने दिया है। इवोल्यूशन का प्रमाण कब होगा? जब कोई एक फैमिली दूसरे फैमिली में जंप करके दिखाएगा, तब जा कर के हम इवोल्यूशन को मानेंगे, और वो भी नेचुरली। अब आप देखिए कि जो लद्दाख में रहते हैं, जो सियाचिन आदि पर रहते हैं, वे लोग बहुत लो प्रेशर में भी सांस ले पाते हैं, परंतु यहाँ के रहने वाले लोग वहाँ जाएंगे तो वो उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। क्या इन सारी चीज़ों से इवोल्यूशन सिद्ध होता है? नहीं, ये तो उसकी क्षमता है जो उसने खुद डेवलप की है। हम कभी ये तो नहीं कहते कि यहाँ के लोग और वहाँ के लोग अलग अलग प्रजाति के हैं, बल्कि दोनों के दोनों मानव ही कहलाए जाते हैं। परंतु इवोल्यूशन में इन फीचर्स को देखकर भी ये लोग 2 स्पीशीज़ बना देते हैं। साउथ के लोग यदि हिमाचल में रहने लगेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी लगेगी,
वो उनके लिए नया है। उस परिस्थिति से वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है उनको। वैसे ही अगर नॉर्थ वाले लोगों को जो बर्फीले एरिया में रहते हैं उनको केरल, कर्नाटक इत्यादि गर्म प्रदेशों में रखा जाए तो उनको वहाँ पर हेजिटेशन होगा। इतने मात्र से हम इनको क्या अनेक जाति बताएंगे? नहीं, ये तो एक ही है, मानव ही है। फीचर्स भले ही बदल जाए लेकिन ये तो है तो मानव ही ना। इवन इससे ज़्यादा भी अगर कोई फीचर्स दिखने लगे तो इससे आप ये कहकर नहीं निपटा सकते कि भाई ये अलग जाति वाला है, ये अलग जाति वाला है, बल्कि दोनों के दोनों ही मानव है। ऐसे ही डार्विन ने क्या किया, 2 आइलैंड फिंचेस दिखने लगे तो ये कहने लगा कि देखो ऐसे करके इवोल्यूशन होने लग रहा है, जबकि वो है तो अब भी कोई फिंचेस ही ना। कोई किसी क्लाइमेट पे रह रही है तो उसके अलग फीचर्स उगाए, कोई दूसरे क्लाइमेट पे आ रही है तो उसके अलग फीचर्स आ गए, बट वो है तो फिंचेस ही ना। मूल बात ये है कि जो भी इवोल्यूशनिस्ट है वो कोई भी नहीं चाहता कि हमारी बात को कोई डीप एनालिसिस करे, क्योंकि जैसे ही डीप एनालिसिस होता है वो वहाँ पे फंस जाता है। यही काम डार्विन ने आज से 200 साल पहले किया। उसने चोंच आदि और ये छोटे मोटे चेंजेस दिखा करके फिंचेस से इवोल्यूशन सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब जीन से सिद्ध हो रहा है उनकी जाति तो कुछ चेंज ही नहीं हो रही है। और ऐसे ही गैलापागोस आइलैंड पे मिलने वाले जो कछुए हैं, जो ये टोटोइस और टर्टल दिखा रहा है, उनमें समानताएं बतला रहे हैं। ये वो कुछ इसी प्रकार है कि जैसे लेपर्ड और जैगुआर है, लायन और टाइगर है, इन दोनों एक दूसरे से मेट नहीं करते। यही प्रमाण है कि ये दोनों भिन्न जाति के हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि ये सब के सब स्पीशीज एक ही एंसेस्टर से बन गए। तो फिर इन दोनों मेट क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ? वास्तव में यहाँ पर इवोल्यूशन का गप हाका जा रहा है। ये लोग ऐसा ही तर्क देंगे जो वेरीफाई आप कभी नहीं कर सकते। यही तो इन लोगों की चालाकी है। तो मैं देख रहा था कि ये जो इन्होंने टर्टल किस प्रकार बना, तो इस पर मैं ब्रिटानिका का देख रहा था। यहाँ देखिए ये लिखा है कि लिजर्ड से या फिर क्रोकोडाइल से ये मिल करके फिर बाद में टर्टल बन गया। यहाँ समस्या क्या है कि हम ये पूछते हैं कि इसमें जो शेल है, शेल कवच, वो कहाँ से आ गया, कैसे उत्पन्न हो गया इसके अंदर। और दूसरा जो है, जो लिजर्ड होती है वो पानी से तो बहुत डरती है, वो पानी में किस प्रकार जाने लगी। और हाँ, ये कवच वाला जो है ये मेरा टर्टल टोटोइस दोनों पर ही प्रश्न है। हमारा सिंपल सा प्रश्न है, आप ये बताइए ना कि उस टोटोइस या टर्टल को कवच मिल कर के क्या फ़ायदा हुआ। तो कहोगे कि भाई उससे उसकी बचाव होती है, उसको कोई कुचल ना दे, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे। तो फिर उसके पहले वाली जो छिपकली या फिर क्रोकोडाइल को क्यों नहीं मिला, ये सवाल है। उस पर क्यों नहीं इवॉल्व हुआ, बोलो ना। तो यहाँ पर तो आपका इवोल्यूशन फिर से फेल हो गया। अच्छा कहोगे कि फिर नहीं, वो जो क्रोकोडाइल थे उसके बाद में जो शेल आ गया और वो क्रोकोडाइल लुप्त हो गए। तो भैया मैं यही पूछ रहा हूँ, आज के क्रोकोडाइल के ऊपर शेल क्यों नहीं आया, ये तो बता दो कम से कम। यहाँ पर भी तो आपकी इवोल्यूशन फेल है। अच्छा दूसरी बात है, मगरमच्छ का पैटर्न देखिए चलने का, और दूसरा ये टर्टल का देखिए, क्या मैच कर रहा है कुछ भी। मगरमच्छ जब चलता है तो उसका सारा शरीर ज़मीन से रगड़ खाता है, और कछुआ जो है वो अपने पैरों पर चलता है। देख रहे हो ना कैसे कैसे इन लोग की थ्योरी है। ये ब्रिटानिका की साइड से ही दिखा रहे हैं। आप कहोगे कि नहीं भाई वो अब उठ गया ऊपर, इसलिए भाई उसका क्या हो गया, अब वो कदम पे चलने लगा। अगर आप ये यहाँ पर बोल दिए कि ज़रूरत के हिसाब से ये ऊपर इसमें जो है इवोल्यूशन हो गया, तो आपकी पूरी इवोल्यूशन थ्योरी गप सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप तो बोलते हो कि नेचुरल सिलेक्शन से होता है ये सब। इससे तो आपकी मूल थ्योरी ही वायलेट हो रही है ना। अब देखो अर्पित अपनी वीडियो में एक और बात बोल रहा है कि वहाँ पे उस आइलैंड पे जो टॉर्टोइस है वो गर्दन उठाकर फिर कैक्टस को खाने लगा। इसको बोलो ठीक है भैया मान लिया, अब अपनी बात तो नहीं बदलोगे ना। ये जो है अपनी पुरानी आचार्य अग्निव्रत जी को खंडन में जो इसने वीडियो बनाया था उसमें कह रहा है कि ज़रूरत के आधार पर चेंजेस नहीं आता है। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहा है कि गर्दन उठाकर कैक्टस खा रहा है, ऐसे इवोल्यूशन बता रहा है। तो ये ऐसे ही एक जगह पे कभी नहीं टिकता है। एक्चुअली बात क्या है कि अर्पित ने इवोल्यूशन भी तो नहीं पढ़ा है ना। हम सब जानते हैं कि ये थ्योरी जो है आउटडेटेड हो गई है, और जो ये बता रहा है कि ये जो डार्विनियन थ्योरी है ये भी आज की थ्योरी नहीं है, ये भी पुरानी हो चुकी है। ये वही बता रहा है। अब अभी की थ्योरी है कि नेचर के कारण उसके अंदर कुछ गुड और बैड गुण आते हैं, ज़रूरत के कारण नहीं आते। भाई कैक्टस खा रहा है तो उसकी गर्दन बड़ी क्यों होगी। हम प्रश्न कर रहे हैं गर्दन बड़ी होने का क्या कारण है। ये दिखा रहा है कैक्टस खाने की वजह से। फिर कल को कहोगे कि टोटोइस को 2 पैरों पे भी चलना चाहिए। तो ये सारी बात है। माइकल बेही ने अनेकों पुस्तकें लिखी, जैसे डार्विन्स ब्लैक बॉक्स हो गया, डार्विन डिवॉल्व्स हो गया, द एज ऑफ द इवोल्यूशन एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखा है।
और ये स्वयं प्रोफेसर भी हैं, ज़बरदस्त रिसर्चर हैं और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और हाँ, नास्तिक लोग बहुत इनसे डरते हैं क्योंकि ये क्रिएशन को प्रूव करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स के लियाही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कुछ 30-35 वर्ष से ये पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। और ये साइंटिस्ट है बायोकेमिस्ट्री से। पहले ये स्वयं इवोल्यूशनिस्ट रह चुके हैं और इनका बहुत उस पर ईमान था। एक बार जब ये यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट कर रहे थे तो उनके साथ में एक और महिला थी जो डॉक्टरेट कर रही थी। दोनों में डिस्कशन हुआ कि पहला सेल कैसे बना होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो ऐसे ही सेल वॉल, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम, राइबोसोम इत्यादि ये सब एंगेज्ड हुए होंगे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म के टाइम। और भी जो उसके अंदर सूक्ष्म जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर जो एमिनो एसिड्स की चेन है प्रोटीन बनाने के लिए, वो सब एक साथ आई होगी। तो उन्होंने बीही को पूछा कि ये सब जो है वो हवा में बन गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हवा में कैसे बन सकती है, इतनी कॉम्प्लेक्स और जटिल जो इसकी संरचना है ये अपने आप कैसे बन सकती है। तब उन्होंने यहाँ से विचार करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने अपने शोध में, रिसर्च में इंटेलिजेंट डिज़ाइन को प्रूफ किया। हम सब तो भी वही तो कह रहे हैं कि एक चेन भी ऊपर का नीचे हो गया तो नहीं बनेगा, प्रोटीन तक नहीं बनेगा। अरे उससे भी सूक्ष्म चीज़ में भी जेनेटिक कोडिंग, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। ये सब हवा में हो जाएगा क्या, अपने आप कैसे बनेगा। तो इन्होंने अपनी बुक्स में क्या लिखा है उसको संक्षेप में मैं उनका सिद्धांत यहाँ पर रखता हूँ, उसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन किसको कहते हैं। समथिंग प्री प्लान्ड, डिज़ाइंड, लॉजिकली ऑर्डरली किसी सिस्टम में वर्क करे। ऐसे लक्षण जहाँ जहाँ दिखेंगे उसको हम एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन कहेंगे। और सर्वत्र इंटेलिजेंट डिज़ाइन कोई इंटेलिजेंट माइंड ही बना सकता है, यही हम जानते हैं। अब देखिए डार्विन के समय पे क्या था कि उसको बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, जैसे जेनेटिक की उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो तब तक तो ये बात लगता भी है कि हाँ इवोल्यूशन थ्योरी उसने दिया, तो उस समय कोई नॉलेज ही नहीं था तो कैसे उसको डिबंक किया जाए। परंतु आज जो शोध इतना आगे चला जा चुका है और हम ये देख पा रहे हैं कि डीएनए के अंदर मैपिंग किस प्रकार हो रही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की क्रम क्या है, कैसे दिखते हैं, तो उससे जो डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी थी वो सिरे से खारिज होने लगी। आज माइकल बी, डेविड मेंटन इत्यादि जैसे ऐसे भी साइंटिस्ट हुए, ये सिद्ध कर चुके हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी वो कभी ये सिद्ध नहीं करती कि कोई स्पीशीज जिस फैमिली का है वो दूसरी फैमिली में इवॉल्व हो जाए। इसका न कोई एम्पेरिकल एविडेंस है, न ही कोई ऑब्जर्वेशन है, न ही ये थ्योरी से भी प्रूवन हो पा रहा है। तो आज जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की खोज हो चुकी है तो हमें ये ज्ञात हो चुका है कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में कन्वर्ट होने वाला, या कहें कि जीन में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए, ऐसा आज तक कोई जेनेटिक्स से प्रूफ नहीं कर पाया है। कोई है ही नहीं रिसर्च इनके पास कि एक मान लीजिए कि कैट की फैमिली है और एक लायन की फैमिली है, उस दोनों कैसे इवॉल्व हो सकते, कुछ है ही नहीं इनके पास। यहाँ से कोई फॉसिल्स उठा लिया, यहाँ से कोई फॉसिल्स उठा लिया और गढ़ दिया थ्योरी। ये सिद्ध हो चुका है कि डार्विन की थ्योरी केवल डिवोल्यूशन को प्रूव करती है। मैं चाहूँगा आप ये पुस्तक पढ़िए, द डार्विन डिवॉल्व्स। और न ही बिना इंटेलिजेंट डिज़ाइनर के सारी की सारी जड़ पदार्थ अपने एक सीक्वेंस ऑर्डर में बिना गलती के अपने आप कार्यरत हो जाए और बन जाए मिलजुल कर। ये बहुत बड़ा गपोड़ा है जो डार्विन के थ्योरिस्ट और जो इवोल्यूशनिस्ट मानते हैं। बिना गलती के पूरी की पूरी सीक्वेंस लग जाना, एमिनो एसिड्स की चेन बन जाना, प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाना, फिर सेल बन जाना, अपने आप सिस्टम में काम करने लग जाना, फिर उससे ऑर्गन्स तक की पूरी जो क्रम है वो भी बनते जाना, ये किसी भी तर्क से सिद्ध नहीं होता कि रैंडम सिलेक्शन से कभी ये हो भी सकता है। यहाँ पर एक इंटेलिजेंट डिज़ाइनर या ईश्वर क्रिएटर को मानना ही बिल्कुल उचित है। हाँ, अगर कोई न माने तो उनको मनवाना हमारा काम नहीं है। हमने क्रिएशन को सिद्ध कर दिया है, मानना न मानना आपका काम है। अब अगर इंटेलिजेंट डिज़ाइन को भी नहीं मानते हो तो ये साइंस के विरुद्ध जाना है। हर दृष्टांत कह रहा है कि कोई भी व्यवस्था अगर आपको दिख रही है, इंटेलिजेंट व्यवस्था, तो उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होता है। यही उदाहरण आप इस सृष्टि में लगाइए, आपको 2 मिनट में यह अनुमान समझ में आ जाएगा। इस पर यदि आपको विस्तार से समझना है वह ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, ईश्वर है भी या नहीं, और है तो उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, ये सारे शंकाओं का समाधान संक्षेप में हमारे आचार्य
श्री योगेश भारद्वाज जी ने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को बिल्कुल देखें। इस वीडियो के अंत होते ही आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर आपके जितने भी भ्रांतियाँ हैं सब मिट जाएंगी। आप गूगल जैसे सर्च इंजिन्स के इंटरफेस देखिए। आप जो जो चीज़ें सर्च करेंगे वो उसको क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको वही सारे पॉपअप देगा, आपको वही सारी चीज़ें ला करके आपको बार बार दिखाएगा। गूगल आपके लिखने के पैटर्न को समझेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वह एक वोकेबुलरी बनाएगा, फिर वैसे ही समझकर उससे रिलेटेड कंटेंट आपको दिखाएगा। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परंतु जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया तो उसके लिए भी तो एक एल्गोरिदम को निर्माण किया गया ना। वो एल्गोरिदम जो एक सिस्टम है, जो भी मैथमेटिकल है ना पूरा, तो उसी एल्गोरिदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट हुआ, वो सिस्टम बन पाया। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में काम आता है, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म सब में काम आता है। ऐसा ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे इर्द गिर्द प्रकृति में भी काम करता है, जिसे हम सिस्टम रूप से देख रहे हैं। कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं बन सकती, तो इस ब्रह्मांड का एल्गोरिदम किसने क्रिएट किया होगा? Who made these laws? जो भी प्रकृति की नियम है, पर somebody is playing behind that प्रकृति की नियम, उसके पीछे कोई खेल रहा है ना, तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखो काम कर रहा है। बिना एल्गोरिदम बनाए के अपने आप हो सकता है ये सारी चीजें। जो वहां नहीं हो रहा है तो यहाँ भी नहीं होगा, जो यहाँ हो रहा है वो वहां भी होगा। यदि उसके पीछे कोई हो ही नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अस्तित्व में ही कैसे आएगा, कैसे काम करेगा बताओ? तो मुख्य बात यही है कि वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग आस्था से मुक्ति करवा रहे हैं उनके पास न तो कोई जवाब है, केवल है तो बस बकवास भरी बातें। ये डायग्राम देखिए माउस ट्रैप का। ये माइकल जे बिही ने अपनी बुक डार्विन्स ब्लैक बॉक्स में भी दिया है। इसमें देखिए कि इस माउस ट्रैप में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स को मिला करके आप एक पर्पस को सिद्ध कर रहे हैं। क्या पर्पस है? माउस को ट्रैपिंग करना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसमें से अगर एक पार्ट भी हटा दिया जाए तो वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इसी उदाहरण से इन्होंने सिद्ध किया है कि हमारे बॉडी में भी मॉलिक्यूल के लेवल पे अगर आप जाओगे तो ऐसे ही सिस्टम वर्क कर रहे हैं। जो माउस ट्रैप का कोई डिज़ाइनर है तो वैसे ही हमारे जो सेल है उसको भी डिज़ाइन किया गया है और उसका डिज़ाइनर होना सिद्ध हो रहा है, अनुमानित हो रहा है। ये हवा में नहीं बन गया है। अब ये देखिए एक वीडियो है बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसको आप एक वीडियो से देखिए। In Darwin's Black Box in 1996, Behe spotlighted and made famous a number of really interesting discoveries that had been occurring in biochemistry and cell biology over the last 2 or 3 decades. And what biologists, molecular biologists, cell biologists, microbiologists have been discovering is that at the level of individual cells, there are little tiny examples of nanotechnology, little tiny machines at work. The flagellar motor is the one that Behe made most famous. It's a rotary engine that powers a whip-like tail, protein tail, that functions like a propeller, and it moves the bacterium through liquid, enabling the bacterium to essentially track down its food supply. And this little machine includes a rotor, a stator, a drive shaft, a U-joint, bushings, bearings, and a whip-like tail that functions like a propeller. And the machine in some bacterial systems turns at 100,000 RPMs in one direction and can reverse direction on a quarter of a turn and turn 100,000 RPM in the other direction. Bacterial flagellum is a true nanomachine, about 40 nanometers in size. It's amazing. I mean, E. coli, Salmonella, which are kind of our model systems for the bacterial flagellum, can propel a cell about 20 lengths per second through a very viscous medium, like water to these organisms. And you extrapolate that to human scale. 20 body lengths per second, 6 foot person, times 120 feet per second. Mark Spitz or Phelps would be setting records with this type of propulsion. It's hardwired into a signal transduction circuit that allows the bacterium to sense changes in the sugar gradient in the surrounding liquid. This signal transduction system is actually a short-term memory system where the cell is, if it's going in the direction of an attractant, a nutrient that it can use to metabolize, it follows that chemical gradient. If it's a repellent, it will sense that and move in the opposite direction. So it's more than just this engine. It's an extraordinary piece of nanotechnology. It's high-tech in low life. And so just by spotlighting these extraordinary pieces of nanotechnology inside cells, and the flagellar motor wasn't the only one by any means, Behe, in a sense, opened up a window for people. He opened up the black box of the inner workings of the cell and said, look, this is much more complex than anything that the early evolutionary biologists had envisioned. Darwin knew nothing of this type of nanotechnology in cells, and at the very least, we've got to come up with an explanation.
अभी आपने जो ये क्लिप देखा तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम में पूरी तरीके से इसकी बनावट एक मैकेनिकल मोटर के हूबहू मैच कर रही है। वो वैसे ही स्पिन करता है जैसे एक मोटर स्पिन कर रहा है। ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये अनडिजाइंड हो ही नहीं सकता, ये अपने आप जुड़कर नहीं बन सकता ऐसा चीज। ये स्पष्ट तौर पर डिजाइन का निशान है, प्रमाण है। ये सबसे बड़ा क्रिएशन का प्रमाण है। मूर्ख लोगों को क्या करना है, ऐसी चीजों को भी बोल देना ये रैंडम सिलेक्शन का प्रमाण है, इसमें कोई डिजाइन नहीं दिख रही है। परंतु मेरा काम है मेरे व्यूअर्स को सत्य दिखाना। बैक्टीरियल जो फ्लैजिलम है वो हवा में नहीं बन सकता। अगर इसको हवा में बनने वाला बोल दोगे तो मोटर क्यों नहीं हवा में बन जा रहा है? ऐसा चीज इतना जो कॉम्प्लेक्स और वेल प्लान्ड, प्री प्लान्ड, पर्पसफुल जो मोटर होता है वो स्पिन कर रहा है। उसके अंदर शाफ्ट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ड्राइव शाफ्ट होते हैं और प्रोपेलर जैसा घूमने वाला डिजाइन देखते हैं। हूबहू सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे फ्लैजिलम में है। क्या ये डिजाइन नहीं है? क्या ये किसी डिजाइनर की डिजाइन का प्रमाण नहीं दिख रहा? ये अरेंजमेंट कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक मैथमेटिकल और प्री प्लान्ड मॉडल है। पूरी तरीके से एक बुद्धिमान सत्ता ने सोच समझकर इसको डिजाइन किया है। यही यहाँ पे देखा जा रहा है और ये दावा मेरा भी नहीं, साइंटिस्ट के द्वारा प्रूवन है। इसको कोई नहीं नकार सकता कि डिजाइन तो है और सिस्टम भी है। तो इवोल्यूशन के विरोध में अनेक प्रमाण हमें देखने को मिल रहे हैं। हाँ, आस्था मुक्ति जैसे चैनल्स नास्तिकता फैलाने के लिए भले ही इसको न माने, परंतु हमारे रहते कोई अपनी बातें सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी गप हाँक देंगे और फिर क्रिएशन डिस्प्रूवन हो गया। ये केवल उनका दीवा स्वप्न है। जब एक बैक्टीरिया हवा में नहीं बन सकता, ये सारे के सारे पार्ट्स अपने आप हवा में उड़ गए और फिर ऐसे जुड़ जुड़ के एकदम परफेक्ट मशीन्स के जैसा बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बैक्टीरिया बन के घूमने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब वायरस का स्ट्रक्चर देखिए, एकदम इंजेक्शन की मशीन की तरह उसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये सारा एक डिज़ाइन है। इन लोगों को खुद नहीं पता कि वायरस कब आया। वायरस पर विज्ञान अभी बहुत संशय में है। उसकी लिविंग और नॉन लिविंग होने में इनके डेफिनेशंस फेल हो रहे हैं। उसमें तो सेल भी नहीं होता। ये सारी बातें बहुत महत्व की है, इसीलिए हम अपनी वीडियो में आपको बता रहे हैं ताकि आप भी समझ करके इन लोगों के झांसे में ना आए। ये लोग मॉलिक्यूलर बेसिस की कोई भी बात आप लोगों में कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे इन लोगों का मत चौपट हो जाएगा। इसलिए ही ऐसे छल करते रहते हैं। हर चीज़ में एक सिस्टम देखी जा रही है, स्मॉल स्मॉल मशीन्स देखे जा रहे हैं। हमारे समस्त इंद्रियों को देखें। यदि आप हमारे समस्त इंद्रियों को देखें, आँख को देखिए, नाक को देखिए, कान को देखिए, विषयों को ग्रहण करने में कैसे कैसे फंक्शनल वर्क्स इनसाइड होते हैं। इतनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक प्रोसेसेस होती है अंदर। ये सारी चीज़ें देख करके तो ज्ञानपूर्वक कर्म ही देखने को मिल रहा है। यदि ये बनी है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बुद्धिमान सत्ता का अस्तित्व प्रमाणित है। यही सबसे बेस्ट तर्क है। अब वो भले ही जैसा दिखता हो, कैसा दिखता हो, उस पे बाद की बात है। पहले क्रिएशन को मानो। वैसे वैदिक मत में तो वो निरवयव है, तो जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया, अरे उसका पहले अवयव ही नहीं है तो फिर उसको बनाएगा कौन? पहले उसको कार्य तो सिद्ध करो। कारण का कारण नहीं होता, और जो स्वयं में निराकार है उसको कैसे बनाया जा सकता है? खैर, विषय पर लौटते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, बिना बुद्धिपूर्वक ज्ञान, बिना कर्म अर्थात नेचुरल सिलेक्शन, जड़ प्रकृति कभी भी इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकती भाई। जितना हट कर लीजिए, आप प्रूफ नहीं दे पाएंगे। और इवोल्यूशन का ही कोई प्रमाण नहीं है, खाली फॉसिल्स दिखा दिखा करके इन लोग झूठ बोल रहे हैं। फॉसिल्स पर इतनी झूठ बोली गई है, वो हम अगली वीडियो में कभी बताएंगे। सबसे ज़्यादा धांधली फॉसिल्स में हुई है, इस पर भी फिर कभी आएंगे। और इवोल्यूशन में मज़े की बात तो ये है, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, जितने भी दुनिया में वेरिएशंस डार्विन दिखाते हैं या फिर डार्विन भक्त जितना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप उसके मॉलिक्यूलर, यदि आप उसको बायोमॉलिक्यूलर दृष्टि से देखेंगे, डीएनए के अंदर जो जीनोम्स है उसमें सब ब्रेक डाउन हो रहा है और डिग्रेडेशन के कारण ये सारे ब्रीड्स बन रहे हैं। ये इवोल्यूशन का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। आपको आज तक मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। डार्विन के लॉ के अनुसार इवोल्यूशन होना चाहिए, पर जीन्स के अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं हो सकती। एक भी प्रमाण नहीं है, एक भी प्रमाण। वर्ण चेंज होते हैं, परंतु एक जाति से दूसरे जाति में जंप करने की ऐसा कोई प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं है। अब ये रिपोर्ट देखिए, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है पता है? एक ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड लेंस की। और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की 50,000 जनरेशंस ऑफ बैक्टीरिया। उसमें अच्छे प्रकार ऑब्जर्वेशंस किए तथा उन्होंने ये पाया
कि जो बेस्ट म्यूटेशंस जिसमें हो रहे थे तो उसमें डिग्रेडेशन हो रहा था या डिवोल्यूशन हो रहा था। जीनोम में जो भी हो रहा है या तो डिग्रेड हो रहा है या तो ब्रोकन जीनोम के कारण हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी देखी नहीं जा रही है। ये रिसर्च पेपर है आपके सामने। अब आप समझिए कि इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन में कितना अंतर है। ये दोनों वास्तव में क्या होता है, ये एक आप उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए और आपको उसको इम्प्रूव करना है, तो जिस जगह पे आपको डिफेक्ट को हटाना या इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको उस पार्ट में इंटेलिजेंटली इम्प्रूवमेंट लानी होगी और इस चीज़ में बहुत बुद्धि खर्च होती है। परंतु वहीं आप अगर उसको डिग्रेड करना है, एक कंप्यूटर को अगर आपको डिग्रेड करना है तो कोई मैटर नहीं करता है, कंप्यूटर को आप जहाँ से भी ब्रेक करिए, हथौड़ा मारिए, वो टूट जाएगा, अर्थात डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन इम्प्रूविंग में क्या होगा, बहुत कम स्थान पे आपको दिमाग से इम्प्रूवमेंट लाना है। ऐसे ही जो ये वेरिएशन दिखा रहे हैं ना, तो ये सारी ब्रेकिंग का एग्जाम्पल है। जीनोम में जो जो ब्रेक्स आए हैं उसके एग्जाम्पल है, इसलिए वेराइटीज दिख रही है। परंतु यदि आपको इसको दूसरे प्राणी में इवॉल्व करवाना है तो इसको दूसरी जाति में इवॉल्व करवाने के लिए आपको पहले उसके अंदर कुछ एडप्ट करने पड़ेंगे, अर्थात जीन्स में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। बहुत सावधानी से बदलाव करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई एक जाति से दूसरी जाति में इवॉल्व होने की संभावना बनती है। परंतु इवोल्यूशन में क्या देखा जाता है, इसके बिल्कुल उलट। ये मेरा उदाहरण नहीं है, ये साइंटिस्ट लोगों के उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ, ये मेरे घर के उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। तो हमारे इस वीडियो का विरोध करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लीजिएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये डिवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, और यदि आप ईश्वर का ही खंडन कर दोगे तो इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करना और इम्प्रूवमेंट कर पाना नेचुरली, इससे आपको ही आपकी थ्योरी के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। और जो हमने अभी आपको रिपोर्ट दिखाया था ना एक्सपेरिमेंट का, जो बेस्ट 35 म्यूटेशंस जहां देखे गए थे जीन्स के अंदर जो हुए, वहां ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर भी डिग्रेडेशन का प्रमाण है, ब्रेक का प्रमाण है, न कि इवोल्यूशन का। और माइकल बीही ने एक रिसर्च और बताया कि अब तक मिले जितने भी म्यूटेशंस और वेरिएशंस है, सब के सब या तो ब्रेक डाउन के कारण होता है या तो डिग्रेडेशन के कारण। ये कोई मजाक नहीं है, ये साइंस की लेटेस्ट स्टडी प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए ध्यान पूर्वक इस बात को लेवे। जितने भी एग्जाम्पल्स है, डॉग्स में ले लीजिए, फिंचेस में ले लीजिए, पोलर बियर्स और वाइल्ड बियर्स में ले लीजिए, सब में ब्रोकन जीनोम ही कारण था। परंतु आपको एक फैमिली से दूसरी फैमिली में चेंज होने की, एक जाति से दूसरी जाति में चेंज होने के लिए जो इवोल्यूशन की प्रमाण चाहिए थी, उसका पूरे ब्रह्मांड में अब तक एक भी प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया है। तो इवोल्यूशन को हम क्यों माने, ये सवाल बिल्कुल पूछिए अंधभक्तों से। अब ये चार्ट देखिए, जीनोम्स में इंप्रूवमेंट हुई है, ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन का प्रमाण नहीं है बल्कि डिस्ट्रक्शन का प्रमाण है। डार्विन की थ्योरी में जितने भी वेरिएशंस है वो कंस्ट्रक्शन के प्रमाण नहीं है, वो तो डिग्रेडेशन का प्रमाण है, डिवोल्यूशन का प्रमाण है। जैसे कि ये देखिए, सोल्जर जो है तो बीच में अगर ब्रिज को जो तोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, ऑपोजिट जो आर्मी है वो इस बाजू नहीं आ पाती। यही है डार्विन का सिद्धांत, यही है डार्विन के वेरिएशन के पीछे का सच। अच्छा, ये जो ब्रिज है ये भी ऑटोमेटिक नहीं बनी है, इसमें भी जो सिस्टम दिख रहा है वो भी पूरी की पूरी डिजाइंड है और किसी ने बनाया है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी और सारे के सारे जितने भी योनियां हैं, जितने भी प्रजातियां हैं, उन सब में भी परब्रह्म परमेश्वर की सिद्धि होती है। तो हम इसके अंत में यही कहेंगे कि जो ईमानदार है, जो रिसर्चर, जो सत्य की खोज कर रहा है, जो विज्ञान में इंटरेस्ट रखता है, वो जरूर ऐसे प्रश्नों को एक गुड मैनर में लेगा, वो इन सवालों के जवाब बिल्कुल खोजेगा। परंतु जो धूर्त लोग होते हैं वो आस्था मुक्ति नाम के चैनल खोलते हैं और ऐसे ही गर्दर्भ शब्द रेंगते रहते हैं। ऐसे धूर्तों के लिए माइकल बीही ने एक और पुस्तक लिख दिया, अ माउस ट्रैप फॉर डार्विन। इसमें ऐसे लोगों के जितने भी सवाल है, जितने भी छल कपट इत्यादि है, सबको अच्छे से जवाब दिया गया है। लिहाई यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोफेसर और साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट डॉक्टर माइकल बीही की ये पुस्तक है, जो कि 30-35 वर्ष से वहाँ सम्मानजनित पद पर कार्यरत है। उनकी ये इवोल्यूशन के विरोध में ज़बरदस्त पुस्तक है, ज़रूर पढ़ें इसको। और ऐसी पुस्तकें जब साइंटिस्ट लिखते हैं
तो इनका सारा एथियज्म हिल जाता है। अब ये बौखलाए हुए होते हैं क्योंकि इसके पीछे उसका एक प्रोपेगेंडा है, न कि सत्य की खोज। आप देख लेना, ये कभी कोई प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वीडियो नहीं बनाता है। ये केवल दूसरों की आस्था को टारगेट करने के लिए खाली वीडियो बनाता है। दो ही तो बातें खाली बोलता ही अपनी वीडियो में कि देखिए आपकी बातें जो है वो हास्यास्पद है या फिर आपको इवोल्यूशन का ज्ञान नहीं है। मैंने इसके कोई वीडियो में इसके अलावा कोई उत्तर देखा ही नहीं है। कोई भी प्रश्न पूछो इसने उसका उत्तर नहीं दिया है, बस यही दो चेप देता है। एक तो खुद की गलती भी नहीं देखना है, न जवाब देना है, केवल दूसरों को ऐसे कह देना कि आपको नहीं मालूम है, आपको इवोल्यूशन का ज्ञान नहीं है। और क्या आता है? कुछ नहीं। अब इसी बीच विषय से थोड़ा अलग हटके एक भ्रांति का निवारण देते। तो प्रश्न ये आया कि वराहमिहिर जी ने अपना बृहद संहिता में यवनों को विज्ञान में बहुत बड़ा माना है और वे लोग इसका प्रमाण दे रहे हैं विकिपीडिया से, परंतु मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये श्लोक में स्पष्ट तौर पर लिखा है, म्लेच्छा ही यवनास्तेषु सम्यक शास्त्र मिदम स्थितम ऋषि वत्तेपि पूज्यन्ते किम पुनर्देव विद द्विजः। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो यवन शब्द आया तो उनके लिए ये लिखा गया है कि वे इस शास्त्र में बहुत अच्छे हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है कि किस शास्त्र में? क्या विज्ञान के शास्त्र में? तो उत्तर है नहीं। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है फलित ज्योतिष का, जैसा कि आप ट्रांसलेशन में देख रहे हैं। ये देखिए, ये है 11वां श्लोक। यहाँ पर क्या लिखा है कि अनेक प्रकार के भेद वाला ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में विभक्त है, बटा हुआ है, संहिता, तंत्र और होरा। यहाँ पे एक शब्द आया है होरा। जैसा कि आप जानते होंगे कि होरा जो है वो शब्द और पूरा संस्कृति जो है ग्रीक्स लोगों से प्रचलित हुई है और यही जो है ग्रीक लोगों की सबसे बड़ी पाखंड हमारे इंडिया ने ग्रहण कर लिया। वराहमिहिर जी के काल में इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि होरा शास्त्र जो है वो यहाँ पर आकर के बैठ गया। जितने भी पाखंड हो रहे हैं, जितने भी ये हॉरोस्कोप देखने और फलित ज्योतिष का जो मूल है वो ग्रीक्स ने दिया, यहाँ पर उसी की बात चल रही है। देखो इस श्लोक में यहाँ पे क्या लिखा है, नक्षत्र, मंगलार्थी, फिर वहीं यहाँ पर देखिए होरा स्कंद। वही वराहमिहिर जी ने अपने शास्त्र का भी विशेष सूची अगर देखेंगे, वहाँ भी देखेंगे तो विवाह के नक्षत्र कब बन रहे हैं, किस मुहूर्त में सही है, किस मुहूर्त में नहीं है, शकुन क्या है, अपशकुन क्या है, पामिस्ट्री, हस्तरेखा, ये सारा चीज़ होरा शास्त्र की बात है जो कि उस काल में भारत में दस्तक दे चुकी थी। यहाँ पर श्लोक में कहीं भी विज्ञान की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर अतिशयोक्ति में मजे की बात यह है, वराहमिहिर जी ने एक और यहाँ पे गलती की है। श्लोक में प्रथम तो वे म्लेच्छ विशेषण दे रहे और फिर वो कह रहे हैं ये ऋषि जैसे पूज्य होते हैं। म्लेच्छ का अर्थ होता है जो आचरण से हीन हो, जो विद्या से हीन हो, जो अशुद्ध हो, जिसको विद्या का ढंग न ज्ञात हो। और वहीं यहाँ पर ऋषि भी कह रहे हैं। इससे स्पष्ट तौर पर ये मिलावट भी सिद्ध हो रहा है और यदि मिलावट नहीं भी है तो ये अतिशयोक्ति उचित नहीं है। लेकिन हम इस पर यह भी नहीं कहते हैं कि जो सारा ज्ञान विज्ञान हमारे पास ही था, अन्य लोगों के पास कुछ नहीं था, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी विश्वविद्यालय होते थे यहीं से विद्या का प्रचार प्रसार वहाँ भी हुआ था, हम ये मानते हैं। ग्रीक्स के पास कोई खुद का विश्वविद्यालय आदि हमें नहीं मिलता। उनकी कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनके पास नहीं है जो सिद्ध कर सके कि ग्रीक लोग भी ये सारी चीज़ों में विद्वान आदि थे। वराहमिहिर जी ने अपने मैथ्स में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी हर एक बात राइट हो। हमें बस ये दिखाना था कि ये श्लोक जो है वो फर्जी है, इसका जो अर्थ विकिपीडिया में दिखाया जा रहा है वो एकदम गलत है, इसके विरुद्ध है। इसलिए अंत में मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमने क्रिएशन को लेकर के प्रमाण दिखाए इस वीडियो में, जो भी इंटेलिजेंट डिज़ाइन हमने प्रस्तुत किया, यही सब बातें इवोल्यूशनिस्ट को रास नहीं आती है। उनकी दुकानें यहाँ बंद हो रही है और वे हमारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते क्योंकि उससे इवोल्यूशन खतरे में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे अंत कर रहे हैं। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते जी।